दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतबीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों कोई भी आदमी है, वो जब बड़े पद के ऊपर पहुँच जाता है ना, चाहे वो बड़ा पद राजनीतिक हो या फिर वो सरकारी पद हो। और उस पद के ऊपर पहुँचने के बाद आदमी को ये लगता है कि उसको सलाह देने वाले हैं ना, वो बहुत बुरे लगते हैं। और उसको लगता है कि जो वो कर रहा है, जो वो सोच रहा है, जो वो कह रहा है वही ठीक होता है और बाकी जो सारी दुनिया गलत होती है। और अगर राजनीतिक रूप से आदमी बड़े पद पर पहुँच जाता है, तो उसमें तो और भी उसका तो जलवा अलग ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो सरकारी पद वाले हैं, वो उसके आस-पास चक्कर काटने लग जाते हैं, उसकी जी हुजूरी करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं, तो वो आदमी तो और भी ज़्यादा बड़ा बन जाता है। तो ऐसे मैंने बहुत से अनुभव अपने सामने किए हैं और देखे हैं। अपने पत्रकारिता के जीवन में लगभग 25 साल से मैं ऐसे बहुत चीज़ों को देख चुका हूँ। तो मैं आपको एक ऐसा ही एक वाक़या बताना चाहूँगा। ये बात है लगभग 2000 और 2005 के बीच की। उस टाइम हरियाणा के अंदर जो ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुआ करते। ओम प्रकाश चौटाला जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया योजना चलाई, वो थी सरकार आपके द्वार। ऐसी योजना दोस्तों मैंने आज तक पहले न सुनी थी न देखी थी। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा सरकारी अमला सीएम साहब के साथ ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ हुआ करता और वो हर गाँव में जाया करते और अगर गाँव छोटे होते तो 2-3 गाँव को मिला के एक जगह फंक्शन कर लिया करते और जो भी लोगों की शिकायत हुआ करती, वो उसको मौके पर ही निपटा दिया करते। हालाँकि बाद में कांग्रेस ने और बीजेपी ने उसको फ़ॉलो किया है, लेकिन उसकी सोच थी ना वो जो ओम प्रकाश चौटाला जी की थी। और मैं वैसे भी देवीलाल फैमिली का यानी ओम प्रकाश चौटाला जी का और देवीलाल जी का इसलिए भी फ़ैन हूँ कि वो नई-नई योजना लेके आया करते और ऐसी योजना लेके आया करते जो समाज हित के लिए हुआ करती, आदमियों के हित के लिए हुआ करती और वो बाद में उसकी मिसाल बनी, ऐसे बहुत से काम हैं। तो वो जो योजना थी ना, वो एक बार पानीपत डिस्ट्रिक्ट में एक इसराना कस्बा है, तो वो वहाँ आए हुए थे सीएम साहब सरकार आपके द्वार के तहत। तो वहाँ पर एक इनेलो का एक कार्यकर्ता हुआ करता, काफ़ी टाइम से उसको मैं भी जानता था और वो इनेलो का एक समर्पित कार्यकर्ता हुआ करता, शायद उसका कृष्ण नाम हुआ करता, खाद बीज की शायद इसराना में मेन रोड के ऊपर उसकी दुकान हुआ करती। अब कृष्ण था या कोई और था, लेकिन ये मेरे सामने की घटना है। तो वो दोस्तों बहुत समर्पित था चौटाला साहब के प्रति, लेकिन पार्टी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको कुछ गलत दिखाई दे रहा था, तो उसने सोचा चौटाला साहब आएँगे तो मैं उनकी शिकायत करूँगा। तो उसने और जो उसके नज़दीकी थे उनको बता दिया था कि चौटाला साहब के जो आएँगे ना तो मैं इनके बारे में चौटाला साहब को शिकायत करूँगा। तो वो अलर्ट हो गए। तो जैसे चौटाला साहब आए उस कार्यक्रम में सरकार आपके द्वार में तो पूरा सरकारी अमला तो था ही था। वो जो लोग थे जिनकी शिकायत करनी थी वो चौटाला साहब के आस-पास रहने वाले, चारों तरफ रहने वाले थे और उस प्रोग्राम में भी वहीं थे। तो जैसे ही वो कृष्ण है शिकायत करने के लिए उठा, उसी टाइम उन्होंने चौटाला साहब के कान में कह दिया कि ये जी कांग्रेसी है और आजकल कांग्रेस का प्रभाव इसके ऊपर ज़्यादा है, अपनी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और यहाँ पर ये कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए आया हुआ है। तभी उस आदमी ने शिकायत करनी शुरू कर दी, तो उसकी शिकायत पूरी सुनी नहीं चौटाला साहब ने और पहले ही कह दिया, "बैठ जा, मैं जानता हूँ तू कांग्रेसी है, कांग्रेस के प्रभाव में वो हो रहा है, अब इनेलो में तेरे लिए कोई जगह नहीं है।" तो दोस्तों इतना सुनते ही उस आदमी की सीटी-पीटी गुम हो गई और उस आदमी को इतना तेज़ झटका लगा कि ये हुआ तो हुआ क्या? और वो चुपचाप अपना स्कूटर उठा के ना अपनी दुकान पे आ गया। और वो कार्यक्रम जब खत्म हुआ कुछ देर तो मैंने भी कवर किया, लेकिन फिर मैं भी उस आदमी के लगभग उसको जानता था, उसकी कहाँ दुकान है वहाँ पहुँच गया। तो मैंने देखा वो आदमी रोने लग रहा था। तो मैंने कहा कि अरे रो क्यों रहे हो? ये तो बॉस हैं आपके, आपके उसमें मुख्यमंत्री हैं, आपकी पार्टी के सुप्रीमो हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ का दुःख नहीं है कि मेरे बॉस ने मेरे ऊपर डाँट मारी। मुझे दुःख इस चीज़ का है कि उन्होंने मुझे कांग्रेसी कह दिया। मैं स अब तक कितने सालों से उनका सच्चे दिल से समर्थक रहा हूँ और 1 मिनट में उन्होंने पता भी नहीं किया है कि मैं कांग्रेसी हूँ या उनका कार्यकर्ता हूँ और उन्होंने मुझे कांग्रेसी कह दिया, इसलिए आज मेरा दिल टूट गया। ख़ैर बाद में क्या हुआ, उसको मनाया या नहीं मनाया, लेकिन बाद का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी कई बार शिकायत कई जगह आई। उसका परिणाम ये हुआ कि इतनी अच्छी योजना के बावजूद, इतना अच्छा काम करने के बावजूद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे 2005 में अपना जो राज थे उसको लूज़ कर गए। उसकी वजह ये थी ताकि जो उनके चारों तरफ रहा करते, उन्होंने एक ऐसा वो कर दिया, औरा बना दिया कि जो सच्चे आदमी थे, समर्पित आदमी थे, उनको नज़दीक ही नहीं पटकने दिया। और इसी का नतीजा हुआ कि 2005 में पॉपुलर आदमी होते हुए और लोकप्रिय आदमी होते हुए वो लूज़ कर गए। तो दोस्तों ऐसा ही एक मामला दक्षिण हरियाणा के अंदर हुआ है। दक्षिण हरियाणा में
एक नेता है राव इंद्रजीत जी, बहुत अच्छे नेता हैं, मैं काफ़ी टाइम से उनको जानता हूँ। तो जब कांग्रेस का राज था उस टाइम वो ये सोच रहे थे कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे और वास्तव में वो उसके दावेदार थे भी और हक भी था उनका, क्योंकि मुझे लगता था कि भूपेंद्र हुड्डा जी से बड़े नेता हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा जी बन गए चीफ मिनिस्टर और जब उनकी ताकत को देखा तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने धीरे-धीरे उनको खुदे लाइन लगाना शुरू कर दिया और उनके कोई काम नहीं किए। तो 10 साल के राज के बावजूद जब उनको ये लगा राव इंद्रजीत जी को कि यहाँ पर तेरी दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और बीजेपी ज्वाइन करते ही मैं उस टाइम प्रिंट मीडिया में था, तो मैंने लेख लिखा था कि राव इंद्रजीत जी का ये गलत स्टेप है और उनको अगर अपना हक लेना चाहिए था, लड़ भिड़ के नहीं यहीं लेना चाहिए था। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी नहीं देते तो सोनिया जी से उनको शिकायत करनी चाहिए थी, सोनिया जी से अपना अधिकार लेना चाहिए था, लेकिन इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि बीजेपी में उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। खैर दोस्तों, तो उत्तर हरियाणा में मेरा वो न्यूज़पेपर आया था, पता नहीं वहाँ पहुँचा कि नहीं पहुँचा। खैर उसके बाद जब मैं सोशल मीडिया में आया तो मैंने ये इस तरह के 1-2 वीडियो और बनाए राव इंद्रजीत जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि मैं उनको देख रहा था, राजनीति की कार्यशैली को मैं थोड़ा समझता था। तो मुझे पहले ही जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया और खट्टर साहब जिस दिन सीएम बने उसी दिन मुझे ये एहसास हो गया था कि जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने खेल खेला है राव इंद्रजीत जी के साथ, वो खट्टर साहब मनोहर लाल खट्टर जी भी खेलेंगे और जरूर खेलेंगे, और वही हुआ दोस्तों। और बीच बीच में 1-2 बार सोशल मीडिया पर मैंने इस चीज़ की वीडियो भी बनाई थी, लेकिन उस चीज़ का ज़्यादा क्लियर हुआ जब ये नायब सिंह सैनी जी थे, ये रेवाड़ी के अंदर आए थे और उसमें उन्होंने शिकायत की राव इंद्रजीत जी ने कि जी हमारे वोटों से आप बने हुए हैं और हमारी ही काम नहीं करवा रहे जिसका हमें हक पड़ता है। और तो उसका जो जवाब नायब सिंह सैनी जी ने दिया, तो मैंने तब भी वीडियो बनाई थी कि इंद्रजीत जी ने ये बहुत बड़ी गलती की है, पानी में रह के कभी भी मगरमच्छ से बैर नहीं किया जाता। आज भी अगर सुपर सीएम हरियाणा के हैं तो वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं, और अगर वो उन्हीं की शिकायत करके और उन्हीं के राज में अगर वो ये सोचते हैं कि सर्वाइव कर जाएंगे तो ये बहुत मुश्किल है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। और राव इंद्रजीत जी को भी लगने लगा था कि बीजेपी में अब उनका नहीं चल पाएगा, तो उन्होंने भी टकराव की नीति अपनाई। तो जैसे उन्होंने ये डिनर डिप्लोमेसी की, मैंने तब भी वीडियो बनाया था कि राव इंद्रजीत जी ने ये डिनर डिप्लोमेसी दे के ना ये बहुत बड़ा नुकसान कर लिया अपना। और अब राव इंद्रजीत बनाम बीजेपी हो जाएगा, और अब राव इंद्रजीत जी को नुकसान होगा ही होगा, और उसका जल्दी उनको दिखाई भी दे गया था कि कैसे मनोहर लाल सैनी जी वो नाराज हुए, मनोहर लाल खट्टर जी नाराज हुए, नायब सिंह सैनी जी नाराज हुए। और वो जो 12 आदमी उनके डिनर पर गए थे उसमें से 6 आदमियों तो सीएम साहब की जो नाराजगी थी उसको देखते हुए उन्होंने माफी भी मांग ली थी। यानी कहने का मतलब ये था कि जो ताकत थी राव इंद्रजीत जी की वो आधी हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं दोस्तों क्यों मोर्चा संभाले रखे। और फिर उसके बाद ये मामला आया रामगढ़ भगवानपुर वाला हॉस्पिटल वाला मामला मेरे उसमें। तो जब मैंने इसको थोड़ा स्टडी किया तो मुझे लगा कि इसमें राव इंद्रजीत जी ने ठीक है हॉस्पिटल के लिए उनको जरूर आश्वासन दिया होगा, लेकिन अब सरकार के साथ उनके ऐसे संबंध खराब हो चुके हैं, मेरे हिसाब से राव इंद्रजीत जी के हाथ में है ही नहीं हॉस्पिटल बनवाना। भले ही आरती राव जी है वो कितने मिनिस्टर हो, हेल्थ मिनिस्टर हो, उनके हाथ में हो, लेकिन कम से कम ये हॉस्पिटल वो नहीं बनवा सकते। तो मैंने फिर वीडियो बनाया था कि राव इंद्रजीत जी को चाहिए कि भगवानपुर और ये रामगढ़ की जो पंचायत है उनके पास जाए, उन्होंने कहा भाई मैंने प्रयास किया था लेकिन सरकार ने मेरी सुनी नहीं और मैं तुम लोगों के साथ हूँ, और वो सरकार से लड़ाई लड़े। लेकिन ऐसा करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा करते तो लोगों को पता चल जाता कि राव इंद्रजीत जी की सरकार में नहीं चलती और जो उनकी ताकत थी वो और भी कम हो जाती। उसको उन्होंने शांति से काम लेने की बजाय टकराव की नीति अपनाई, और आरती राव जी ने भी कई मौकों के ऊपर उनको ऐसा मतलब प्रवचन दिया या ऐसा स्टेज के ऊपर बोला कि जो बिल्कुल भी सहन करने लायक नहीं था सरकार के। और खासकर जब ये तीसरी बार सरकार वाला जो उनका जो स्टाइल था, बोलने का लहजा था आरती राव जी का, कि तीसरी बार सरकार नहीं आती लेकिन हमने हमने का तात्पर्य उस स्टाइल का था कि आरती राव जी ने और राव इंद्रजीत जी ने ये सोचा है कि तीसरी बार सरकार हम बना सकते हैं, हमारे प्रयत्नों से बन सकती है। और वो खड़े हुए और उन्होंने यानी आरती राव जी ने और इंद्रजीत जी ने सरकार तीसरी बार बनाई, और अगर ये सरकार बनी है तो ये उनके प्रयासों से बनी है। ठीक है, उन्होंने कह दिया। लेकिन उसके बाद जब अब सैनी जी का, नायब सिंह सैनी जी का जो जवाब आया कि ये अपने दिल से मुगालता निकाल दे कि सरकार उन्होंने बनाई है,
और सरकार तो जिसने बनाई वो हमें पता है, और किसकी वोटों से सरकार बने। कहने का तात्पर्य ये है कि एक तरह से नायब सिंह सैनी जी ने राव इंद्रजीत जी को आईना भी दिखा दिया और फ्यूचर के लिए उनको ये भी हिंट दे दिया कि अब उनके लिए बीजेपी के अंदर जगह नहीं है, यानी उनके काम नहीं होंगे। लेकिन मैंने बार बार उनको समझाया था, कहने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो राव इंद्रजीत जी तक गए या नहीं गए। लेकिन उनके जो समर्थक थे दोस्तों, उनके मेरे पास बहुत मैसेज आए कि तेरे जैसे तो बहुत देखते हैं राव इंद्रजीत जी। बिल्कुल दोस्तों, जरूर देखते होंगे, लेकिन मेरे जैसे आदमियों की सलाह न मान के न आज जो खामियाजा राव इंद्रजीत जी उठाने जा रहे हैं और भविष्य में जो उनकी राजनीति के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगने लग रहा है, वो ऐसे ही आलोचकों या सलाह देने वालों की ना सुनने के कारण ही है। अगर वो सुन लेते, अगर वो दिमाग से काम लेते, शांति से काम लेते, प्यार से काम लेते, तो आज पूरी पब्लिक को जो पता चल चुका है कि राव इंद्रजीत जी की सरकार के अंदर अहमियत खत्म हो चुकी है, तो उसका नुकसान आने वाले टाइम में राव इंद्रजीत जी को ही भुगतना पड़ेगा। और वो जो उनकी ताकत है वो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी लूज कर जाएंगे। और आरती राव जी ने जिस स्टाइल में बात की, उस स्टाइल को देखते हुए ये लगता है कि आरती राव जी शायद पॉलिटिक्स में इतनी मैच्योर नहीं है। लेकिन राव इंद्रजीत जी तो एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। कम से कम उनको पहले बताना चाहिए था, कहना चाहिए था कि इस स्टाइल में सरकार के प्रति अटैक करेंगे तो उसका खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा। खैर दोस्तों, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि राजनीति का ये जलवायु अलग होता है। आदमी जब इतने बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है कि जब वो कैबिनेट उसमें केंद्र में भी मंत्री हो और राज्य में भी मंत्री हो, तो उसको लगता है कि उसकी जो सलाह देने वाले हैं ना, वे विरोधी पार्टियों के हैं। वो ये कभी भी नहीं सोचते कि बगैर विरोधी या विरोधी भी हो तो वो भी तो कई बार ठीक सलाह दे सकते हैं, कई बार उनको ठीक बता सकते हैं, उनको ये कह सकते हैं कि ये करने के बजाय ये ज़्यादा बेटर है। अगर वो ऐसे आलोचकों की सुन लें, तो मुझे लगता है कि कोई भी आदमी हो वो शायद उसको आने वाले नुकसान से रोक सकता है, अपने नुकसान से। लेकिन पता नहीं ये भगवान बनने की या अपने आप को ही संपूर्ण समझने की बड़े पद वालों के अंदर क्या ऐसी आ जाती है, क्या उनके अंदर अहंकार आ जाता है, क्या उनके अंदर इंटेलिजेंस या भगवान होने का भाव आ जाता है कि वो आलोचकों की कभी नहीं सुनते और अपना ही नुकसान करते हैं। और आने वाले टाइम में राव इंद्रजीत जी का भी नुकसान होगा ही होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये विवेचना है, मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं ठीक बोल रहा हूँ तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि गलत हूँ, तो राव इंद्रजीत जी के बहुत भगत है जिनके कमेंट आते हैं, आगे तेरे जैसे तो जेब में रखते हैं राव इंद्रजीत जी। बिल्कुल ठीक है, आप ऐसा कमेंट करिए। ये आपकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। मेरा काम है किसी विषय के ऊपर विश्लेषण करना और बताना। और अगर कोई मानता है तो ठीक, नहीं मानता तो भी ठीक। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलते चलते गुजारिश करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं इस तरह की जो विवेचना है, जो विश्लेषण है या वीडियो मैं आप तक लाता रहूं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।